हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है, स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग देखा जाएगा एनसीईआरटी के निचोड़ देखा जाएगा, जिसमें 50 वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, जो साइंस के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जो बायोलॉजी के अंतर्गत देखा जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रहेगा 50 वन लाइनर क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइनिंग से उठाया गया क्वेश्चंस रहेगा, जो मिक्सिंग क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम ऑफ व्यू से और साइंस के हर एक चैप्टर से उसमें कवर किया गया है। जो आप लोग के 50 से 60 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वन लाइनर के माध्यम से देखा जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे इस सेक्शन सीरीज में बने रहिएगा और आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो देखिएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइनिंग रहेगा और उसी में उसका क्वेश्चन, उसका आंसर्स भी मेंशन किया गया रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट को देखा जाएगा, शुद्ध रक्त। जो शुद्ध रक्त होता है, फेफड़े से बायां अलिंद और बायां अलिंद से बायां नीले फिर शरीर में प्रवेश करता है। देखिएगा, प्योर ब्लड, जिसे प्योर ब्लड बोला जाता है। तो प्योर ब्लड कैसे बॉडी में पहुंचता है? तो प्योर ब्लड जो होता है, शुद्ध रक्त, वो सबसे पहले फेफड़े से बायां अलिंद में जाता है और बायां अलिंद से बायां नीले में और फिर बायां नीले से शरीर में प्रवेश करता है। क्या? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन सा होता है? O2 होता है। और यहीं पे यदि CO2 हो जाए तो CO2 क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो पुनः एक बार और देखिएगा कि जो शुद्ध रक्त होता है, फेफड़े से बायां अलिंद और बायां अलिंद से बायां नीले फिर शरीर में प्रवेश करता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनिंग को उठाया गया है। नेक्स्ट है कि वृक्कों को रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो वृक्क यानी किडनी होते हैं, उसको रुधिर की आपूर्ति जो होता है, रुधिर उसमें जो पहुंचता है, अन्य ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि वृक्क जो होता है, किडनी, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन क्या होता है? तो किडनी का मुख्य फंक्शन होता है उत्सर्जन करना। तो वृक्क का मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन करना होता है। तो ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइनिंग से क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप लोग जरूर इस सेक्शन सीरीज में बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और देते रहिएगा भी। तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज जो होता है, फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिसका पूरा नाम काश्मीरी फंक है। उन्होंने विटामिन की खोज किया था। नेक्स्ट अब देखा जाएगा विटामिन होते क्या हैं। विटामिन्स होते क्या हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं या नहीं महत्वपूर्ण होते, क्यों? तो जो विटामिन वर्ड है, विटामिन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कंपाउंड पदार्थ होते हैं, कंपाउंड के अंतर्गत। अब इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। देखिएगा, विटामिन जो होते हैं, विटामिन्स, वो सबसे पहले तो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी थोड़ी सी जो मात्रा होती है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जैसे एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो सबसे पहले जल में यानी वाटर में सॉल्युबल विटामिन को देखा जाएगा, जो बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? ADEK। जो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने का, कि KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये याद करने का ट्रिक है। तो जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं कि फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। देखिएगा, एक एनीमिया रोग होता है, किसके वजह से हो जाता है? तो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। देखिएगा आयोडीन वाले रोग की बात हो गया। जो घेंगा रोग होता है, जो घेंगा रोग होता है वो भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि घेंगा रोग किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। और इस रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका सेफ यानी आकार बढ़ जाता है। तो घेंगा रोग भोजन में आयोडीन की कमी से हो जाता है और इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर, कॉर्टेक्स के एक कॉर्टेक्स होता है जो विकृत यानी बिखर जाते हैं, तो कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं, एडिसन रोग कहते हैं। देखिएगा आप लोग के एग्जाम में यदि वो ये वर्ड आ जाते हैं एडिसन रोग क्या होता है, तो कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, 1 ग्राम, देखिएगा 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज यदि उसको पूर्ण ऑक्सीकरण कराया जाए तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप लोग को यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो ग्लूकोज वर्ड है इसका सूत्र यानी फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का जो ग्लूकोज वर्ड है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज से जब पूरा ऑक्सीकरण कराया जाता है तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट को देखा जाता है अब। देखिएगा क्वाशियोरकर एक डिजीज है, ये बहुत ज़्यादा मेन डिजीज भी होता है और हार्ड भी होता है, तो इसको भी देखा जाए। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। जो क्वाशियोरकर रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। आप लोग को इसमें क्वेश्चंस या भी इसका आंसर्स बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जो क्वाशियोरकर होता है किस विटामिन की कमी से होता है और किस विटामिन से मिलता है। सॉरी, इसमें आप लोग केवल कमी बताइएगा कि क्वाशियोरकर किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि मेरस्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। जो मेरस्मस रोग होता है, मेरस्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अब नेक्स्ट को देखते हैं वसा यानी फैट वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होते हैं। देखिएगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बताया गया है कि जो फैट यानी वसा होता है सामान्यतः जो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। यदि 20 डिग्री सेल्सियस में ठोस अवस्था पे है, यदि ठोस अवस्था को कन्वर्ट यानी चेंज करके यदि उस पर द्रव अवस्था में हो जाए तो जिसे तेल कहते हैं। तो वसा एक फैट यानी एक प्रकार का तेल ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि शरीर में वसा का संश्लेषण, वसा तो एक प्रकार का फैट और तेल ही होता है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में और उसी पे द्रव अवस्था में आ जाए तो उसे तेल बोला जाता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि बॉडी के अंदर वसा का संश्लेषण को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के में होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं कि वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है। देखिएगा किसी भी चीज़ को बॉडी के अंतर्गत तो अधिकता से भी डिजीज हो सकता है और कमी की वजह से भी डिजीज होता है। तो इसमें वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी हो जाता है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है, हाइपोटेंशन। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। कैल्शियम, देखिएगा कैल्शियम या विटामिन के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है।
कैल्शियम या विटामिन के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बताना है कि कैल्शियम किस विटामिन में मिलता है। कैल्शियम किस विटामिन में मिलता है। कैल्शियम को देखा जाएगा कि यह विटामिन के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो आप लोग जरूर बताइए कैल्शियम किस विटामिन के अंतर्गत मिलता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कीजिएगा कि कैल्शियम का फार्मूला बताइएगा कि कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फास्फोरस। फास्फोरस यह कैल्शियम से संबद्ध होकर के दांतों तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। दोनों कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस कैल्शियम से संबद्ध होकर के यानी मिल करके दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। लौह, जो लोहा यानी लौह होता है, लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए तथा उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। जो लौह होता है, जो लोहा यानी लौह होता है, तो लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए तथा उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो आप सभी लोग हीमोग्लोबिन का फार्मूला बताइएगा कि हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो आयोडीन होता है यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन, और इसके कमी से घेंगा रोग होता है, जो ऊपर हम लोग देखें अभी को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रायः गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रायः कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें प्रायः कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। जो दूध यानी मिल्क होता है उसे संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन की कमी होती है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। फिर फैट के बारे में देखा जाएगा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। पहला पॉइंट, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। देखिएगा वसा का कितना फंक्शन है इसका, कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, न्यूट्रिशन भी, एनर्जी भी प्रदान करती है, प्रोड्यूस करती है, और शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। देखिए प्रोटीन के बारे में देखा जाएगा। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो प्रोटीन होता है वो शारीरिक वृद्धि, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है, शरीर का ग्रो यानी बॉडी इज द ग्रो नहीं होता है। बच्चों में इसकी कमी से क्वाशीरियोरकर रोग एवं मैरेस्मस रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। एक केमिकल आता है सोडियम बेंजोएट। यह खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा दिन तक सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है तथा प्रकृति अम्लीय होती है। इसका जो नेचर होता है एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं
कि दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य रेनिन करता है। और ये रेनिन का दूध का प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ कौन सा विटामिन, सॉरी प्रोटीन्स का। तो दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य रेनिन करती है। नेक्स्ट, रुधिर में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करती है। जो रुधिर यानी ब्लड में यदि शुगर की मात्रा को देखा जाए तो इंसुलिन उसको नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। मानव शरीर में सामान्यतः रक्तदाब 120/80 होता है। जो टेम्परेचर होता है मानव शरीर का, सामान्यतः रक्तदाब जो होता है वह 120 से 80 होता है, यानी 120/80 होता है। नेक्स्ट है कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC का मुख्य कार्य, इसका फंक्शन क्या होता है, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि RBC का क्या कार्य है। तो RBC का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। WBC का मुख्य कार्य रोगों के संक्रमण से बचाना होता है या डिजीजों से लड़ता है। और RBC का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। शुद्ध ऑक्सीजन कौन सा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शुद्ध ऑक्सीजन कौन सा होता है, और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि अशुद्ध ऑक्सीजन कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। WBC का निर्माण कहां पे होता है, तो WBC का निर्माण RBC का विनाश प्लीहा में होता है। WBC का निर्माण RBC का विनाश यानी प्लीहा में होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त यानी RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। यदि ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है तो कौन करता है, यानी फेफड़ा करता है। रक्त को शुद्धिकरण का कार्य फेफड़ा करता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 यानी 7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसको नोटबुक पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जो ये आप लोग का 7.0 उदासीन होता है, 8.4 बेस होता है और 6.4 एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की थी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। शरीर की सबसे कठोर तत्व क्या होता है, तो शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल यानी दांतों की ऊपर होता है। जो दांत का ऊपर जो व्हाइट वाला भाग होता है जिसे एनामिल बोला जाता है, वो शरीर के सबसे कठोर तत्व माना जाता है। यदि वो एक बार घिस गया तो फिर दोबारा नहीं होगा वैसा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस। और आइरिस की वजह से ही आंखों का रंग निर्धारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। ये जस्ट अभी देखा गया है। नेक्स्ट, विषाणु निर्जीव होते हैं। देखिएगा, सजीव नहीं, विषाणु निर्जीव होते हैं। विषाणु कोशिकाओं में द्विगुणन करते हैं। नेक्स्ट, विषाणु का संगठन आरएनए होता है। देखिएगा, आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, तो विषाणु होता है। और सबका डीएनए होता है तथा प्रोटीन से होता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आरएनए का फुल फॉर्म और डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग इन दोनों का फुल फॉर्म बताइएगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र विषाणु, जो स्वतंत्र विषाणु होते हैं
वो पोषण, श्वसन, वृद्धि एवं विखंडन नहीं करते हैं। देखिएगा, जो स्वतंत्र विषाणु होते हैं श्वसन, पोषण, वृद्धि एवं विखंडन नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ रोग हैं। विषाणुओं द्वारा देखिएगा, वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं, जैसे जुखाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, पीलिया हो गया, एड्स हो गया, रेबीज, मलेरिया, फायरिया, पेचिस, काला ज्वर आदि। ये सभी विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। आप सभी लोग को ये जो टॉपिक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो से या कहीं से भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोग के डिजीज वाले चैप्टर पूरा कवर करेगा। आप लोग बस इसका आंसर ये बताइएगा कि ये जो भी विषाणु के द्वारा जो भी ये रोग है, ये जो भी इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, पोलियो होता है, चेचक होता है, जुखाम होता है, रेबीज होता है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला ज्वर, इस विषाणु का नाम बताना है आप लोग को कि किसके वजह से ये रोग होता है। ये रोग है आप लोग के पास, ये जितना भी बताया गया रोग है, लेकिन आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस सभी रोगों के नाम बताना है, उस जीवाणु, उस विषाणु का नाम बताना है जिसके माध्यम से जुखाम होता है, खसरा होता है, चेचक होता है, पोलियो होता है, पीलिया होता है, एड्स होता है। उस विषाणु का नाम बताना, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उस सभी विषाणुओं का नाम बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आप। तंबाकू। तंबाकू का मोजाइक रोग विषाणु द्वारा होता है। जो तंबाकू का मोजाइक रोग होता है विषाणु द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अब तक ज्ञात एक कोशिकीय जीवधारियों में जीवाणु यानी बैक्टीरिया सरलतम जीवधारी है। अब तक ज्ञात एक कोशिकीय जीवधारियों में जीवाणु बैक्टीरिया सरलतम जीवधारी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। जैव पदार्थों का सड़ना। देखिएगा, जैव पदार्थों का सड़ना तथा क्षय होना प्रकृति में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण कार्य है। जीवाणु का क्या कार्य होता है? बैक्टीरिया का अपघटन करना, यानी जो भी शेष चीज़ें, मटेरियल्स, मिनरल्स बचे रहेंगे इस पृथ्वी पे, तो उन सभी को विखंडन करता है, तोड़ता है, गलाता है। तो जैव पदार्थों का सड़ना, क्षय होना प्रकृति में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट देखा जाएगा कि घरों में दूध में उपस्थित शर्करा को कैक्टिन एसिड में बदलकर दही बनाने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। जो दूध से दही बनता है वो तो शर्करा को कैक्टिक एसिड में बदलकर दही बनाने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो फिर आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का यूज होता है, कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्स होता है जो दूध से डायरेक्ट दही में कन्वर्ट करता है। तो आप उस जीवाणु का नाम बताना है, बैक्टीरिया का नाम बताना है जो दूध से दही बनाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। घरों में दूध में उपस्थित शर्करा को कैक्टिन एसिड में बदलकर दही बनाने के लिए भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो आप जरूर इसका आंसर बताइएगा कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, यानी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है इस सेक्शन सीरीज में, आप सभी का क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग को अनुमान लगेगा कि आप लोग इस लेक्चर से कितना सीखे हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा।